गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो कि इनफाइनेटली लॉन्ग है, उनके बीच का मैग्नेटिक फोर्स, मतलब दो कंडक्टर्स जिसमें करंट फ्लो होगी दोनों में, जिसकी वजह से उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दोनों ही कंडक्टर्स पर। वो डिपेंड करता है कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मतलब दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे से अट्रैक्ट भी हो सकते हैं करंट फ्लो होने के बाद, या दोनों कंडक्टर एक दूसरे से रिपेल भी हो सकते हैं करंट फ्लो होने के बाद। इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि प्रूव दैट पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। तो हमें बात ये समझनी होगी कि करंट फ्लो होने के लिए वायर तो होना ही चाहिए, तभी तो करंट फ्लो होगी। मान लीजिए कि दो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, एक तो ये है इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, इसमें मान लो I1 करंट फ्लो हो रही है। दूसरा इनफाइनेटली लॉन्ग वायर मैंने ये लिया और इसमें I2 करंट फ्लो हो रही। टेढ़ा हो गया क्या? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। सीधा करते हैं इसको। ये हुई इनफाइनेटली लॉन्ग वायर और ये हुई करंट। ये करंट है I2, दोनों में I1 I2 अलग अलग करंट फ्लो हो रही है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो मैं डिस्टेंस जो है R ले लेता हूं, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और ये डॉटेड लाइन है, मतलब इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है। यहां तक हमें समझ में आ रहा है। अब हमें निकालना है कि इस वायर पर, इस मतलब रेड वायर पर इस ग्रीन वायर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, सिमिलरली इस ग्रीन वायर पर रेड वायर की वजह से कितना फोर्स लगेगा। और इजीनेस के लिए मैं इस रेड वाले वायर को ए बोल देता हूं और इस ग्रीन वाले वायर को बी बोल देता हूं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब यहां पर हमें समझना ये जरूरी है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स को फील करता है। मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो होना जरूरी है। जब इसमें से करंट फ्लो होगा और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकता है। 100% नहीं है कि फील करेगा ही करेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा BIL साइन थीटा, जहां पर B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, I वो करंट है जो उस कंडक्टर में से फ्लो हो रही है। मान लो ये कंडक्टर है, इसमें से I करंट फ्लो हो रही है और ये है कुछ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, और ये एंगल बन रहा है थीटा, और इस वायर की लेंथ है L। तो जब L लेंथ का और I करंट कैरी करने वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे रखा जाएगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स बिल साइन थीटा लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाए कि ये 0 डिग्री एंगल बनाए, मतलब वायर के ही पैरेलल हो जाए, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाए कि ये वायर से 90 डिग्री एंगल बनाए तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि साइन 91 होता है, और उस केस में F = BIL ही रह जाएगा। तो यहां हम समझे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो चांसेस होते हैं कि फोर्स लग भी सकता है और चांसेस होते हैं कि फोर्स नहीं भी लग सकता। तो वो चीज भी एक यहां देखनी होगी। लेकिन इतना हमें समझ में आ गया कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाना है, मैग्नेटिक फोर्स लगाना है, तो उसमें से करंट फ्लो कराना जरूरी है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखना जरूरी है। ये चीजें यहां अप्लाई करते हैं। जैसे हम ये देखना चाह रहे हैं कि रेड वाले वायर पर कितना फोर्स लगेगा, तो रेड वाले वायर में करंट फ्लो हो रही है और इस ग्रीन वाले वायर से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उसी तरीके से इस ग्रीन वाले वायर पर रेड वाले वायर से कितना फोर्स लगेगा, उसके लिए ग्रीन वाले वायर में करंट फ्लो होना जरूरी है, जो कि फ्लो हो रही है, और इस रेड वाले वायर से यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब हमें ये चीज भी देखनी जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो वो हमें पता होगा, याद होगा, हम पढ़ चुके हैं कि एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर से जब I करंट फ्लो हो रही है तो उससे R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला होता है B = μ0I/2πr। ये R परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, सीधी डिस्टेंस होती है। इस वायर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इस वायर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/2πr, और इसका मैग्नीट्यूड सब जगह सेम होगा। मतलब यहां से अगर मैं कुछ, मेरे पास अभी कुछ है नहीं ऐसा वायर, कोई वायर लूं, कोई रस्सी लूं और उसको ऐसे बनाऊं मैं, मतलब एक होलो सिलेंडर अगर मैं बनाऊं, तो सारी R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा μ0I/2πr। और डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, कि थंब को आप करंट के अलोंग करो और ऐसे रोटेशन दो फिंगर्स का, तो फिंगर्स अंदर जा रही है, तो अगर यहां पर पॉइंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्रॉस, लेकिन पॉइंट यहां पर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया? डॉट। मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ ऐसा घूम के ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और पीछे से फिर अंदर ऐसे जा रहा है, अंदर ऐसे।
तो यहां पर हम समझ चुके हैं कि इस रेड वाले की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और इसकी वजह से यहां होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दोनों का कुछ कुछ अलग होगा, देखते हैं कैसे। देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं उसको B1 बोल दूं, B1 होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है इसलिए लगा दिया I1। मतलब इस वायर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैं B2 की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस ऑन दिस, तो B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर। यहां तक हमें समझ में आता है। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में बन कैसा रहा है। तो ये जो ग्रीन वाला वायर है इस रेड वाले वायर के राइट साइड में, तो मैंने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में किया और हाथ का मतलब फिंगर्स का नेचुरल मूवमेंट दिया, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ जाएगा। तो इस I1 वाली करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ग्रीन वाले के पास वो क्रॉस में होगा इस तरीके से पूरी जगह, इस वायर से लेके कहीं भी आप चेक कर लो क्रॉस ही होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब राइट साइड में जितने भी पॉइंट है क्रॉस ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो बात अलग है, जैसे जैसे इस रेड वाले वायर से आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सिमिलरली इस ग्रीन वाले वायर की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए ये ग्रीन वाला वायर जो है रेड वाले के राइट साइड में, तो हाथ रखा ऐसे घुमाया, रेड वाले के लिए घुमाया तो उंगलियां बाहर आ रही है। मतलब इस ग्रीन वाले की वजह से इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट ही होगा, ऐसे सब जगह डॉट होगा। तो आप खुद सोचो कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है रेड की वजह से क्रॉस है और ग्रीन की वजह से डॉट है, अपोजिट पोल बन रहे हैं और अपोजिट पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जब दो वायर जिनमें सेम ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कितने मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेंगे अब बात वो निकल के आती है। तो मैं इस डायग्राम में इसको मिटा रहा हूं, आप देख लो ये मैग्नेटिक फील्ड को मिटा रहा हूं, वरना बहुत सारी चीजें हो जाएगी यहां पर और समझना मुश्किल हो जाएगा। हम समझ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये रेड वाला वायर इस ग्रीन वाले को अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स को मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू ए। लेफ्ट हैंड साइड पे लगा मतलब टुवर्ड्स द वायर ए, और ये वाला ग्रीन वाला जो वायर है ये रेड वाले पे फोर्स लगाएगा और इसको मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑन वायर ए ड्यू टू वायर बी, इस तरीके से। अभी हमें पता नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है या कोई ज्यादा है कम है, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ है ना, ये दोनों एक दूसरे की तरफ है। अब हम निकालना चालू करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो यहां पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूं फोर्स ऑन वायर ए ड्यू टू वायर बी, एफ ए बी। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं बी आई एल साइन और थीटा लिखने वाला हूं। देखो यहां पर हमने देखा कि इस फोर्स ऑन वायर ए ड्यू टू बी मतलब इस पे पता लगा रहा है इसकी वजह से, फोर्स ऑन वायर ए ड्यू टू बी मतलब रेड वाले पर ग्रीन वाले की वजह से फोर्स। तो यहां पर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, भाई इस रेड वाले वायर को मैग्नेटिक फोर्स को फील करना है, तो खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थोड़ी ना फोर्स फील करेगा। कोई भी चार्ज खुद के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फील नहीं करता, वैसे ही कोई भी कंडक्टर खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स फील नहीं करता, दूसरे की वजह से करता है। तो इस रेड वाले वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड को फील करना है या मैग्नेटिक फोर्स को फील करना है तो किसकी वजह से होगा, वो इसकी वजह से होगा। मतलब कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा, B2 आएगा, ठीक है। और करंट तो किसमें फ्लो होनी चाहिए, खुद में फ्लो होनी चाहिए, तभी तो दूसरे को फील कर पाएगा। तो I1 आ गया, लेंथ दोनों की सेम ले ली, आइडेंटिकल है, L सेम है। अब देखते हैं साइन थीटा। तो यहां हमने देखा कि ये है ग्रीन वाला वायर, इसमें से करंट फ्लो हुई, हमने थंब में से रखा और घुमाया रेड वाले की तरफ, तो उंगली हमेशा 90 डिग्री, देखो ऐसा आने के लिए हमेशा कैसा उंगली बनाएगी 90 डिग्री। एंगल हमेशा कैसा बनेगा 90 डिग्री बनेगा। यहां पर साइन 90 क्या होने वाला है, 0 होने वाला, साइन 91 होने वाला है। एफ ए बी इक्वल्स टू B2 I1 L, ये आया। और अगर मैं वेक्टर में लिखना चाहूं इसको, एफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू आएगा B2 I1 L, और ये कैसा आ जाएगा टुवर्ड्स किसकी तरफ, वायर बी। इसको मिटा देता हूं मैं यहां से वरना ये जगह घेरेगा, ठीक है ओके। अब मैं B2 की वैल्यू डाल दूं क्या, अगर मैं B2 की वैल्यू डालता हूं, देखो ये तो अलग ही चीज आ गई, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर मैं B2 की वैल्यू डालूं तो यहां आ जाएगा एफ ए बी इक्वल्स टू B2 है म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर I1 इंटू L। यहां तक हो गया, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब
एफ बी ए ने क्या गलती करी है, उसने तो कोई गलती नहीं करी, उसको भी निकाल लेते हैं। एफ बी ए अलग पेन से निकालो, अलग अलग दिखेगा। चल, एफ बी ए मतलब फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू वायर ए, तो उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किसका आना चाहिए, वायर वन का। करंट खुद की होनी चाहिए I2, लेंथ दोनों की सेम है, और साइन थीटा इसके लिए भी कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि करंट जब यहां जाएगी, मतलब ये हाथ घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो परपेंडिकुलर ही रहेगा इस पर, इसलिए साइन 90 क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो एफ बी ए इक्वल्स टू B1 I2L, और ये हो गई इक्वेशन 2। वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो एफ बी ए वेक्टर इक्वल्स टू होगा B1 I2L, और ये हो जाएगा टूवर्ड्स द वायर। बी वाले पे लगा रहे तो किसकी तरफ होगा, ए की तरफ होगा। अब अगर मैं वैल्यू डालूं, B1 की वैल्यू डालूं, कहां तक दिख रहा है मैं एक बार देख लूं। ओके, अभी तो जगह है। अगर इस इक्वेशन 2 में मैं B1 की वैल्यू डालूं तो एफ बी ए हो जाएगा, B1 कितना है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr I2L। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है। I2 इंटू I1 है, I1 इंटू I2 है, L आ रहा है, L आ रहा है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड आया है, दोनों का जो अमाउंट आया है, एफ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आया है। मतलब जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू एफ बी ए वेक्टर। लेकिन ये लिख के मत छोड़ देना, यहां पर माइनस लगाना है हमें इस तरीके से, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी डायरेक्शन फोर्सेस की अपोजिट है, एक की डायरेक्शन पूरब है, एक की पश्चिम है, लेकिन अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी जब हम पढ़ेंगे कि अपोजिट करंट फ्लो हो रही है, तब क्या होगा, तब भी डायरेक्शन अपोजिट आने वाली है, वो करके रखना, वरना उसका डेरिवेशन में कराऊंगा। देखो, यहां तक हमें समझ में आया कि ये फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2πr। जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है, फोर्स बिटवीन वायर म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2πr। कई बार कंफ्यूज करने के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ भी वो निकलवाते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब फोर्स अपॉन लेंथ, ये लेंथ को नीचे लेके आ जाओ, एफ बाय एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। और ये लेंथ कुछ भी वो दे सकते हैं, यूनिट लेंथ मतलब 1 आ जाएगा, या जो भी देंगे वो पुट कर देंगे। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक काफी लंबा वायर है, स्ट्रेट है, उस पर आपको फोर्स बताना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लंबा स्ट्रेट वायर लिया, मतलब बोलूं तो इनफाइनेटली वायर लिया, कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर। इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, डायरेक्शन नहीं दी, ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यू टू अ पैरेलल वायर, इसके पैरेलल एक वायर रखा है और उसमें 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो ये लो एक पैरेलल वायर और इसमें 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। मैंने तो दोनों को ऐसे मान लिया क्योंकि यहां पर पूछा नहीं है कि वायर अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपेल हो रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज 3 सेंटीमीटर। यहां पर जो आर दिया है वो है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ध्यान रखना है R इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख दो, गड़बड़ी हो जाती है वरना। ओके, तो यहां पर सारा कुछ पता है। अब हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। दो पैरेलल वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो रिपेल करते हैं। और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू L, जो वायर की लेंथ होगी। लेकिन यहां पर पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, F बाय एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। वैल्यू डालता हूं मैं, F बाय एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 कितना है, 4 है, I2 कितना है, 6 है, ओके, और 2π और R कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻2। अब हमें पता होना चाहिए कि म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, और यहां पर है म्यू नॉट अपॉन 2π, तो इधर 2π का डिवाइड लगाया, इधर भी 2π का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷। तो यहां लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय कितना है 4 और ये 6 अपॉन 3
इंटू 10⁻²। तो कितनी बार चला जाएगा ये? 3 से ये गया 2 टाइम्स, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 10⁻, ये है -7, नीचे से माइनस का 2 ऊपर गया तो प्लस का 2। तो कितना आ जाएगा यहां पर 16 इंटू 10⁻⁵, और यूनिट किस में आएगी? न्यूटन पर मीटर में। ये आंसर आ जाएगा। और आप इसको सॉल्व भी करके लिख सकते हो 1.6 करके, तो ये आंसर है। और अगर किसी को लगता है कि ऐसा तो आंसर हमें अजीब सा लगता है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, -4 न्यूटन पर मीटर। और कैसा करेगा? अट्रैक्शन, अगर ऐसा ले रहे हो तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। बाकी मैं क्वेश्चंस की पूरी सीरीज लेके आऊंगा। जब आपके एग्जामिनेशंस आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि लगातार उस सीरीज को चलाऊं। और अब क्योंकि मौसम ठंडा होने लगा है तो मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी हो रहा है वीडियो बनाना, तो मैं रेगुलरली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो और बाकी आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अच्छा लगता है जब आप लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं। वही मेरा मोटिवेशन है कि मैं कैसे और बेस्ट चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।